डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ईयर का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीराबल्स कॉलेज उदयपुर। आज की क्लास में हम मांग वक्र तथा मांग का नियम पढ़ने वाले हैं। सॉरी, दैट इज़ डिमांड कर्व एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसके पहले वाली क्लास में हमने मांग की परिभाषा और मांग की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आई थिंक आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज मांग वक्र और मांग के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। मांग वक्र, सबसे पहले हम आएंगे मांग वक्र, मांग का नियम से। सबसे पहले हम कर रहे हैं डिमांड कर्व या मांग रेखा या मांग वक्र। मांग वक्र जो है मांग वक्र एक्चुअली उसके पहले एक कंसेप्ट है मांग तालिका का। मांग तालिका इंडिविजुअल भी होती है और मांग तालिका सामूहिक भी होती है। तो मांग तालिका मांग और उसकी कीमत के बीच में संबंध को बताती है। उसका एक टेबल होता है, वो इंडिविजुअल होता है तो उसको व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं, मांग तालिका कहते हैं। और जब वो कंबाइंड होता है यानी सारे उपभोक्ताओं की मांग को, उसी वस्तु की मांग को जब जोड़ दिया जाता है तो वो सामूहिक मांग वक्र या बाजार मांग वक्र कहलाता है। उसी को हम डायग्राम के रूप में डालते हैं। वो जो तालिका है उसी को हमने डायग्राम में डाला है। तो मांग वक्र भी व्यक्तिगत और बाजार मांग हो सकते हैं। मांग वक्र द्वारा मांग तथा मूल्य के संबंध को रेखांकित चित्र की सहायता से दर्शाया जा सकता है। मांग वक्र द्वारा मांग तथा मूल्य के संबंध को रेखा चित्र की सहायता से दर्शाया जा सकता है। और ये रेखा चित्र आपके सामने है। यह वक्र भी उपयोगिता वक्र के समान है। इन वक्रों का रूप उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स या नतोदर यानी कॉनकेव या सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन अथवा आंशिक भाग एक रूप में तथा आंशिक भाग दूसरे रूप में हो सकते हैं। परंतु अधिकांश मांग वक्रों का ढाल सामान्यतः ऊपर से नीचे, ऊपर दाएं से और नीचे बाईं ओर होता है, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार सामान्यतः मूल्य बढ़ने के साथ मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। इसमें एक्स एक्सिस पर वस्तु की मात्रा दी है और वाई एक्सिस पर मूल्य दिया गया है। और मांग और मूल्य को बताने वाली जो ये रेखा है, इन दोनों के संबंध को बताने वाली रेखा है, ये डी डिमांड कर्व कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। इस मांग वक्र के P बिंदु पर अगर कीमत P है तो उपभोक्ता Q वस्तु की मांग करता है, और अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता इस कर्व के अनुसार उस वस्तु की मांग को कम कर देता है, दैट इज़ Q1 पर आ जाता है। लेकिन अगर वस्तु की कीमत P2 हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग को बढ़ा देता है, दैट इज़ Q2। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कर्व है वो दाईं ओर से बाईं ओर, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ वक्र होता है। यानी कि वस्तु की मूल्य और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, और इसी को हम मांग के नियम की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम मांग का नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि तथा मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। इसको मांग का नियम कहते हैं। तो मांग का नियम वस्तु के मूल्य तथा मांगी जाने वाली मात्राओं के संबंध को दर्शाता है। प्रोफेसर कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं।
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब उसका मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। प्रोफेसर मार्शल की डेफिनेशन। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग घट जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग कम हो जाती है। निष्कर्ष के रूप में तो मांग का यह नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या है। मांग का यह नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी मांग के विपरीत संबंध की गुणात्मक व्याख्या करता है। केवल गुणात्मक कथन है यह केवल एक गुणात्मक कथन है, न कि परिमाणात्मक कथन, यानी ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ना कि परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्योंकि मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन से उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा का ही संकेत करता है, उसके वास्तविक परिणाम को नहीं बताता है। यह नहीं बताता कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मांग का नियम केवल यह बताता है कि मांग कीमत को विपरीत दिशा में घटाती बढ़ाती है, पर यह आवश्यक नहीं है कि मांग में परिवर्तन मूल्य के समानुपातिक हो। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु का मूल्य दुगना होने पर मांग आधी हो जाए अथवा मूल्य आधा होने पर मांग दुगनी हो जाए। ये नियम केवल मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। इसी को हम आगे खिसकाएं तो नेक्स्ट पार्ट में आता है मांग के नियम की मान्यताएं। मांग का नियम किन मान्यताओं पर आधारित है? पहला है उपभोक्ता का स्वभाव, आदत तथा रुचियां यथास्थिर रहती हैं। उपभोक्ता का स्वभाव, आदत तथा रुचियां यथास्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर दूसरा है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आय का भी प्रभाव मांग के ऊपर पड़ता है, तो हमें ये मान के चलना होगा कि आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है वस्तु की सभी इकाइयां समान है, कोई इकाई छोटी कोई इकाई बड़ी, तो उसकी मांग में परिवर्तन आ सकता है। तो हम मान के चलते हैं वस्तु की सभी इकाइयां समान हैं और अन्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अन्य वस्तुओं के मूल्यों में अगर परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव इस वस्तु की मांग पर भी पड़ता है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो दूसरी वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है वस्तु प्रतिष्ठा सूचक या प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। अगर वस्तु प्रतिष्ठा सूचक है, यानी जिसकी वजह से हमारी प्रतिष्ठा बनी हुई है, तो हम वैसी वस्तु कितनी भी महंगी हो जाए तो भी उसको खरीद लेते हैं। तो ये हम मान्यता मान के चलें कि वस्तु प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट है वस्तु के मूल्य के निकट भविष्य में वृद्धि या कमी की संभावना नहीं होनी चाहिए। वस्तु हमें पता लगे कि आने वाले समय में ये वस्तु महंगी होने वाली है तो हम उसको अभी ज़्यादा खरीद लेंगे, चाहे मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, या पता लगे कि वस्तु के आने वाले समय में कमी होने वाली है वस्तु की कीमत में, तो हम अभी उस वस्तु सस्ती होने पर भी उसको नहीं खरीदेंगे, हम सोचेंगे कि इसको बाद में खरीदेंगे। तो इस प्रकार ये सभी मान्यताएं पूरी होने पर ही मांग का नियम लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया मांग तालिकाएं, जिसके अंदर व्यक्तिगत मांग और सामूहिक मांग तालिका, और उसके सहायता से मांग वक्र या मांग रेखा को हम कैसे बनाते हैं, और मांग वक्र का डायग्राम हमने देखा, और उसके बाद में मांग का नियम
मांग का नियम क्या कहता है कि मुख्य रूप से मांग का नियम निष्कर्ष के रूप में कहता है कि वस्तु के मूल्य और उसकी मांग में विपरीत गुणात्मक संबंध होता है। और अंत में हमने इस लेक्चर में मांग के नियम की मान्यताएं आपको एक्सप्लेन की। आई थिंक ये सब आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मांग के नियम के लागू होने के कारण अथवा मांग के नियम की मान्यताओं का अध्ययन मांग के नियम के लागू होने के कारण अथवा मांग वक्र दाईं ओर नीचे झुकने का क्या कारण है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में काम आने वाली हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू सो मच।